दोस्तों बचपन में जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करता था तो मैं हर रोज रोता था किसी ना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो खिलौना हो, कोई खाने की चीज़ हो। ऐसे में मेरी माता जी मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देते थे और बोलते थे, बेटा घर चलो, तुम्हें जो चाहिए वो पहले से ही घर में है। और अब यकीन मानिए 100 में से 90 बार मैं ये भूल जाता था कि मुझे चाहिए क्या था जब मैं बाजार में था। माना कि टेक्निक बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय पर भी उतना ही कारगर है जितना कि पहले के टाइम में हुआ करता था। ये कहने का अर्थ क्या है? वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए बैठी है बीजेपी, उनको क्रमांक एक से बहुत प्रेम है। चाहे आप बात कर लो वन नेशन वन टैक्स की, वन नेशन वन राशन कार्ड की, वन नेशन वन इलेक्शन की, या बात कर लो आज के टाइम पे जो अनाउंस कर दिया गया है वन नेशन वन हेल्थ की। अब इन सभी स्कीम्स को देखें तो वन नेशन वन राशन कार्ड की वजह से जो राशन कार्ड की ट्रांसफर की जाती थी एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने के समय, वो थोड़ा कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, तो यहाँ पे पूरा खेल ही बदल जाता है। केंद्र ने जो टारगेट दिया था राज्यों को टैक्स कलेक्शन की, वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य केंद्र से पैसा मांग रहा है, केंद्र के पास पैसा है नहीं। जीएसटी की वजह से चीजों की कीमत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि जीएसटी कम की जा रही है। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी उतना नहीं हो पाया जितना कि पुराने टाइम के सिस्टम हमें कमा के देते थे। अब भाई साहब, इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो नहीं होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप लागू करोगे और सक्सेसफुली चल पड़ेगा। अबे साले जब जाहिर अरे 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 अरे, ठीक है भाई, ठीक है। लौटते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड पे। अगर हम जी न्यूज की बात माने तो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के पीछे हम 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ऐसे में 500 करोड़ रुपए कोई छोटा सा अमाउंट तो है नहीं जिसको खर्च किया और हम भूल गए। ऐसे में दोस्तों, पूछने वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होगा, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज हो भी सकता है? अब मैं एक एक करके इसकी सारी बुराइयां आपको गिनाऊं, उससे पहले आपको जान के खुशी होगी कि हाँ, कुछ सिनेरियो में इसका अच्छा यूसेज हो सकता है। दोस्तों, एक्सीडेंटल केसेस में ट्रीटमेंट हमेशा डिले हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, कि वो जल्दी से जल्दी ब्लड चढ़ा सके। पहले से कोई बीमारी है या फिर नहीं है ये पता किए बिना कोई मेडिसिन तो दे नहीं सकता, तो ये पता करने में भी समय काफी ज्यादा चला जाता है। अगर ऐसे सिनेरियो में आप फंसते हो और आपके पास एक ऐसा हेल्थ कार्ड मौजूद हो जो कि डॉक्टर्स को एक्सेस देता है एक डिजिटल अकाउंट का, जिसमें आपकी पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री सेव रहेगा, चाहे आपकी ब्लड ग्रुप की बात किया जाए, आपकी वेट, आपकी एज, आप में कौन कौन सी पहले से बीमारी है, आप हार्ट पेशेंट हो या फिर नहीं हो, तो ये सभी इंफॉर्मेशन मिल के आपकी ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देगा और इससे कई सारे लोगों की जीवन बचाए जा सकते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंटल केसेस में या फिर इमरजेंसी केसेस में। Questions? यस सर। Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नहीं। दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब भी हम जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हमें लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होता है और सबसे बड़ा क्रिटिकल चीज यही होता है कि लंबी एक कतार में खड़े होकर टिकट कलेक्ट करना। उस टाइम पे हमें अपनों की दर्द देखना पड़ता है अपनी आंखों से, जो कि काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा डिजिटल कार्ड है तो उसी के थ्रू आप सारे के सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो, या फिर डॉक्टर खुद ही पूरा कर देगा, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, पैसों की वजह से हम मेडिसिन की कोर्सेज को पूरा नहीं करते हैं और ऐसे में आगे चल के हमारे लिए परेशानीदायक भी बन सकता है। सोच के देखिए, एक ऐसा पेशेंट जिसको लंबे टाइम तक कोई ड्रग दिया गया है और उसके बाद उस ड्रग की लत को छुड़वाने के लिए या फिर उसकी साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कोई मेडिसिन दिया जा रहा है और वो पैसों के लिए वो मेडिसिन नहीं ले रहा है, 4 पैसे सेव कर रहा है, तो आफ्टर ऑल वो उसकी बॉडी के लिए खतरनाक चीज़ है। ऐसी सिस्टम की वजह से इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है और उन लोगों को भी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट खुद का करवाने के लिए फोर्स किया जा सकता है, जो कि उनके लिए ही अच्छी चीज़ होगी। ऐसा डिजिटल सर्विस डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में जो ओपेक ग्लास है उसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि जब भी आप एक बार ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो पिछली बार आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ था वो भी रिव्यू हो जाएगा और सामने वाला डॉक्टर आपको बता सकता है कि पिछले वाला जो ट्रीटमेंट हुआ था वो सही था या फिर गलत था। ऐसे में हमारा जो ट्रस्ट है डॉक्टर्स के प्रति वो बढ़ेगा और डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक है वो शायद होना धीरे धीरे कम होने लगेगा। कई सिनेरियो में डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं, चंद पैसे कमाने के लिए कुछ मेडिसिन आपको सजेस्ट कर देते हैं, शायद उन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है आपको, तो वैसे सिनेरियो को आप काफी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो और ऐसे डॉक्टर्स को सजा भी दिला सकते हो इस सिस्टम की वजह से। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि लंबे टाइम तक उनका इलाज चल रहा होता है और इतनी इतनी पेपर वर्क हो जाता है। ऐसे में उनको मैनेज करना कोई आसान काम होता नहीं है और एक प्रिस्क्रिप्शन खो गया मतलब काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हो आप। ऐसे में ये जो डिजिटल सिस्टम है ये प्रिस्क्रिप्शन लेस यानी पेपरलेस एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा आपको, जहाँ पे आपकी छोटी से लेकर छोटी डिटेल तक सेव रहेगी, कहीं खो नहीं जाएगी। ऐसे में ये सिस्टम बुजुर्गों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, कोई भी डिजिटल सिस्टम होता है तो उसका बैकबोन होता है सर्वर्स। सर्वर्स वही जगह होता है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, सारी की सारी बुराइयां इस प्रोजेक्ट की यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की, तो 3 महीने पहले मैंने एक कंप्लेंट डाल के आया था बीएसएनएल में, मेरे वाईफाई के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मेरे पास एक मेल आया कि मेरा जो कंप्लेंट था वो सुन लिया गया है और 21 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा।
सोच के देखो, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ अगर हो इस स्कीम में, यानी आपने अपना पूरा का पूरा मेडिकल हिस्ट्री अपलोड कर दिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद वो गवर्नमेंट डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है जिस टाइम पे आपको उस हिस्ट्री की जरूरत है कि ये तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इरेज हो चुका है, 3 महीने बाद आपको मिल जाएगा, या फिर 3 महीने बाद आपके पास मैसेज आ रहा है कि 21 दिनों में आपका जो डेटा है वो रिकवर कर लिया जाएगा और आपको वो डेटा मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपको अगर आधार सर्विस के बारे में याद होगा तो उसके लिए हमने जो फंड एलोकेट किया था वो था 5,600 करोड़ से भी ज्यादा। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बनाया जा रहा है जहां पे इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा, उसके लिए एलोकेट किया जा रहा है जी न्यूज के हिसाब से 500 करोड़ रुपए, जो कि दोस्तों बहुत ही कम होगा। एक पूरा का पूरा सर्वर रूम बनाना है, उनको स्टोरेज डिवाइसेस लगाना है, उसकी मेंटेनेंस भी करना है, और सही मेंटेनेंस यहाँ पे अगर नहीं हुई तो जा सकती है लोगों की जिंदगी। आधार आईडी के टाइम पे सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आधार की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रहा है। ऐसे में आधार कार्ड हैक हो रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कोई तगड़ी नहीं है। ऐसे में जब जाके सरकार ने माना तब 1 मिलियन लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। भारत ने अपनी 1 मिलियन सिटीजन्स की डेटा पता नहीं कहाँ पे खो दिया, और आज के टाइम पे वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ये बात इसलिए उठाई जा रही है कि उस टाइम पे जो फंड था वो 5,630 करोड़ का था, और आज के टाइम पे जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की है। यहाँ पे जो डेटा होगा मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं लोन्स और इंश्योरेंस वालों को छोड़ भी दूं जो कि इस डेटा लीक की वजह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो भी बहुत बड़े हिस्से में ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं इस डेटा के थ्रू, जिसकी वजह से एसीपी प्रद्युमन की बचा कुचा जो सर के बाल हैं वो भी नोच लिए जाएं। डॉक्टर सारिका भी शायद समझ नहीं पाएंगी कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। लोगों की जान को यहाँ पे क्लियरली खतरा होगा अगर उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है तो। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति लाने वाले हैं, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उस डिजिटल क्रांति का हिस्सा कितने लोग बन सकते हैं। मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात माने और उनकी 2019 की रिपोर्ट को हम सीरियसली लें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 36% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट यूज करते हैं, यानी एक्टिव इंटरनेट यूजर है। अब इस एक्टिव इंटरनेट यूजर की लिस्ट में वो चाचा भी हैं जिनको कुछ नहीं पता, रोजाना वो बस यूट्यूब पे आते हैं, तो कार्टून तो सीरीज देख के चले जाते हैं। वो बच्चा भी शामिल है जिसको अपनी माँ चुप कराने के लिए हाथ में टैबलेट पकड़ा देती है और वो बस यूट्यूब पे ऐसा स्क्रॉल करते रहते हैं, अपनी पसंद के कार्टून देखते रहते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है, डिजिटल एजुकेशन जहाँ पे डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे एक गरीब परिवार के माता पिता अपने बच्चों को 15-20 हजार का एक टैबलेट, एक पीसी खरीद के नहीं दे सकते, और वो बच्चा धकेला जा रहा है चाइल्ड लेबर की साइड पे। वैसे एक कंट्री में क्या ऐसा एक डिजिटल कार्ड वाकई में सभी के लिए होगा, या फिर कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा, या फिर सिर्फ शहर वालों के लिए होगा? अगर ऐसा होता है तो 500 करोड़ रुपए पता नहीं आगे चल के और कितने ज्यादा फंड एलोकेट किए जाए, वो पैसा क्या गिने चुने लोगों के लिए खर्च किए जाएंगे? दोस्तों, वैसे तो मुझे पैराडॉक्स थ्योरीज कुछ खास पसंद आता नहीं है, लेकिन ये कार्ड अपने आप में एक पैराडॉक्स थ्योरी क्रिएट कर रहा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इस कार्ड को सिक्योर करने के लिए, आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए कोई पिन या पासवर्ड की व्यवस्था की गई है। ऐसे में सोचिए, इस कार्ड को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो कि आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी ट्रीटमेंट फास्ट फॉरवर्ड हो, आपकी जान बचने की संभावना बढ़ जाए। ऐसे में एक्सीडेंट होता है, आप हॉस्पिटल पे जाते हो, एडमिट होते हो, आपकी नाक से, आपकी मुंह से खून बह रहा होता है, आप बात नहीं कर सकते हो, तो उनको पासवर्ड या पिन बता नहीं सकते हो, तो अब बस वैसे ही पड़े पड़े मर जाओगे। वो कार्ड आपके किसी काम नहीं आएगा। वैसा उलट आपकी जान बचाने के लिए अगर उस कार्ड में कोई ऐसा सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया जाता है, और सोच के देखियो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, चाय पी रहे हो, वॉलेट निकालते टाइम वो कार्ड आपकी जेब से गिर गया और शरारती दोस्त पिंटू के हाथ में आ गया, और उस कार्ड के थ्रू उसको ये पता लग गया कि आपके टेस्टिकल में कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार सोच के देखो, आप अपने सोसाइटी में क्या जी पाओगे? कैसी कैसी नाम दी जाएंगे आपको उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो आप नहीं चाहते थे कि प्राइवेट हो जाए। ऐसे में ये जो पैराडॉक्स थ्योरी है, इसको कैसे खत्म किया जाएगा और इस कार्ड की प्रॉपर सिक्योरिटी कैसे बनाई जाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब ये स्कीम है या फिर स्कैम, ये तो मेरे से अच्छा आप समझ सकते हो, और आप इसको क्लियरली समझ सको इसके लिए दो एग्जाम्पल भी मैं जाते जाते आपको देके जाता हूँ। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो स्कीम तो याद ही होगा। 2019 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया था, जहां पे क्लियरली ये मेंशन किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये जो पूरा प्रोग्राम था, ये जो स्कीम था, इसका 56% जो बजट है वो खर्च किया गया था सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। 25% से भी कम स्टेट्स को मिले थे वाकई में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, और बाकी फंड का कुछ हिस्सा भी नहीं है। 19-20% के आसपास होता है, उस फंड का कोई हिस्सा भी नहीं है कि वो फंड गया किधर है। दोस्तों, ऐसे कार्ड वाला सिस्टम बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज होता है इस कार्ड को या ऐसे सिस्टम को हर हॉस्पिटल या हर हेल्थ सेंटर के लिए एक्सेप्टेबल बना देना। 2020 की फर्स्ट वीक की न्यूज है दोस्तों, वो भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। ये 171 हॉस्पिटल्स को सस्पेंड कर दिया गया, बैन कर दिया गया, और 4.5 करोड़ रुपीस की उनके ऊपर फाइन लगाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये हॉस्पिटल्स कह रहे थे आयुष्मान भारत की जो कार्ड दिखा रहे थे लोग, वो फेक कार्ड थे। ऐसे में सरकार कहता है कि ऐसा फेक कार्ड क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में चलो, फिर भी यहाँ पे बात फेक कार्ड की हो रही थी, कई हॉस्पिटल से जो खुलेआम इन
इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और ऐसे में परेशानी होना पड़ता है, बेइज्जती करवाना पड़ता है आम लोगों को। ऐसे में बहुत तकलीफ सहना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, सरकार के भरोसे वो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में गए हैं। अब ये सिस्टम पास करेगा या फिर फेल, वो तो तब पता लगेगा जब ये एग्जिस्ट करेगा हमारे बीच, प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करेगा और ये पता लगेगा कितने लोगों की डेटा भाई साहब कॉम्प्रोमाइज हो गई है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। तो फिर आप ये सवाल पूछना चाहते हो गाली के साथ कि साले वीडियो बनाया क्यों, हाँ अभी तक सिस्टम आया नहीं और सवाल करना शुरू। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक छोटा सा मकसद है, इत्तू सा। हमारा जो नेशनल टीवी है, जो बीएनडी मीडिया है, वो लग चुका है इसको एक मास्टर स्ट्रोक बताने में, लेकिन हो सकता है ये बहुत बड़ा फेलियर बन के सामने आए। तो आप लोगों को अवेयर करने के लिए ही मैं आया था, कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें बता के जा रहा हूँ। और गाली देना है तो दे सकते हो, आदत सी पड़ चुकी है अब। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, पसंद ना आया है तो डिसलाइक मारो, तभी तो पता लगेगा मैं इंटरनेशनल हूँ या नेशनल। अब साथ ही साथ अपना राय बताओ कमेंट सेक्शन में, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो आ जाओ फेसबुक पे बात करते हैं। पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलविदा।